सीताराम रमेश ने क्या बताया, जरा जल्दी से वो भी सुनिए। गांधीवादी संस्थाओं पर एक आक्रमण हो रहा है, या साबरमती ट्रस्ट देखिए, या वाराणसी में गांधीवादी संस्थाएं हैं। देश के अनेक जो गांधीवादी संस्थाएं हैं उन पर आक्रमण हो रहा है, उन पर हमला हो रहा है। ये महात्मा गांधी का नाम लेते हैं पर गांधी का बदनाम करते हैं। एक ऐसे सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, जिनको पूछा जाता है कि क्या आपकी राय है, गांधी या गोडसे, और वो सांसद का जवाब है मुझे सोचना पड़ेगा। ये उनकी मानसिकता है। बार बार गांधी का नाम लेते हैं, पटेल का नाम लेते हैं, पर असली बात ये बार बार महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विरासत को बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उस पर हमला कर रहे हैं। और अब राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल बहुत ही सिंपल, आखिर मोदी और शाह के गढ़ में राहुल गांधी की पूरी टीम क्यों पहुंची? असल में मकसद क्या है? और दूसरा, क्या गांधी की धरती पर जीत पाएंगे राहुल गांधी? आज राष्ट्र की बात में कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत आ गए, बीजेपी से रोहन गुप्ता हैं, और इंटरेस्टिंगली रोहन गुप्ता गुजरात से ही आते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन गुजरात में चल रहे थे तब रोहन कांग्रेस में ही थे, मुझे पता है, इनसाइट्स भी दे पाएंगे। शीतल सिंह मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। यहां स्टूडियो में राजकिशोर तिवारी आ गए। मेरे साथ संजय कुमार भी जुड़ेंगे, देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, कई दशकों से कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर आंकड़ों के लिहाज से पैनी नजर रखे हुए हैं। और पंकज शर्मा भी मेरे साथ हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, कांग्रेस पार्टी की अंदर की राजनीति, रणनीति पूरी तरह से समझते हैं। सभी का स्वागत। सुरेंद्र राजपूत, आप ही बताइए भाई, थोड़ा सा रोशनी डालिए। ये मोदी शाह के गढ़ में आखिर ये लाव लश्कर लेके आप जो उतरे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी, क्या है, रणनीति क्या है? मानक भाई, गुजरात ना तो नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की बपौती है और ना ही हमारी बपौती था। भाई किसी वक्त हमारा झंडा, हमारा परचम लहराता था, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का लहरा रहा है। तो वो हमारे गढ़ में आए थे, लड़े और जीते, और हम उनके गढ़ में आज की डेट में उनका गढ़ माना जा रहा है, तो हम लड़ेंगे। कहते ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ये कोई राजशाही तो है नहीं। अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी कोई मोनार्क तो है नहीं। वो तो किसी अडानी के साथ में हैं, और वो अडानी और फ्लोटिंग वोट्स और जिस तरीके की चीजें आपके सामने दिखाई देती हैं चुनाव के चक्रम में, हिंदू मुसलमान से लेकर के भारत पाकिस्तान से लेकर के अभी मैं साबरमती के रिवर फ्रंट से ही आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर जिस तरीके के झूठ छल कपट बोले गए कि साहब यहां से वो पानी वाले जहाज की सेवा चलाई जाएगी, यहां से ऐसा होगा, यहां की महिलाएं माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होंगी, गुजरात में जो दिखाई दे रहा है वो उससे बिल्कुल उलट है। आज की डेट में मैं मानक भाई आपको जिम्मेवारी से इस बात को कह सकता हूं। क्या नाम, गुजरात जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी का मिसरूल नंबर 1 स्टेट हो रहा है। गुजरात मॉडल है क्या कि यहां पर मोरबी में सैकड़ों लोग एक पुल पे मर जाते हैं और उस पुल का ठेका किसी एक उद्योगपति को दिया जाता है। उद्योगपतियों का विकास और आम जनता का विनाश जो है वो गुजरात मॉडल है। तो आज की डेट में बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है, और गुजरात की जनता ने परिवर्तन का आगाज लोकसभा के चुनाव में भी कर दिया था। आपको याद होगा कि लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हमेशा पिछले 3 चुनाव से 26 की 26 सीटें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। इस बार हमने 1 सीट जीत करके शुरुआत की। अगर रोहन गुप्ता भी हिम्मत कर लेते चुनाव लड़ने की, वो हिम्मत नहीं कर पाए, पहले से सरेंडर कर गए, तो अगर वो हिम्मत कर लेते तो वो भी जीत जाते चुनाव हमारी तरफ से। तो आज की डेट में उन्हें ना माया मिली, ना राम, ना बेचारे उस तरफ से राज्यसभा में आए, ना विधान परिषद में आए, और क्या नाम कहने लगे कि हमारे यहां से चुनाव लड़े नहीं। तो हम दूसरी सीट भी जीत जाते रोहन भाई के उस पे, लेकिन रोहन भाई भाग गए, क्या करें। तो यहां पर हम आपको बड़ी जिम्मेवारी से कहते हैं कि आने वाला कल कांग्रेस का है। और रही बात यहां सम्मेलन, क्योंकि एक बात और बड़ी मजे की बात बताता हूं सर, वहां पर ये जो सरदार पटेल स्मारक है, ये 1622 में शाहजहां का बनवाया हुआ है।
इसको लगातार, चाहे भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, केंद्र से और राज्य सरकार से ग्रांट मिलती थी। एक तरफ तो ये कहते हैं हम पटेल के बहुत बड़े पुजारी हैं, सरदार पटेल के, और दूसरी तरफ जो दिनशा पटेल साहब का ये पूरी तरीके से सरदार पटेल स्मारक है, जहां पर सरदार पटेल की एक एक चीज रखी हुई है। आपको आनंद आ जाएगा, अगर आप चाहे तो मैं फोटो दिखा दूं मानक भाई, कि वहां पर उन्होंने जो उनको बहुमूल्य उपहार मिले थे वो से उससे लेकर के सरदार पटेल गृह मंत्रालय तक यहां से चलता था, छोटी छोटी चीजें वहां पर हैं। उसकी सहायता निधि केंद्र सरकार ने बंद कर दी। सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो इस स्मारक से लिया गया। हम लोगों ने सहर्ष दिया, हम लोगों ने मतलब स्मारक निधि वालों ने सहर्ष दिया, लेकिन इसकी मेंटेनेंस के लिए 14-15 करोड़ रुपए आते थे, वो सारे के सारे रोहन गुप्ता की पार्टी लेकर के। अच्छा एक बात बताइए, तो कथनी और करने में इतना अंतर है जी। एक बात बताइए, हम भी ये सोच रहे हैं, मैंने अभी बताया अगले 5 चुनाव कौन से हैं 2025 और 26 में। बिहार, असम, बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल 6 चुनाव हैं। गुजरात में तो चुनाव 27 में है, 22 में हुआ ही है अभी चुनाव वहां पर। 2027 की चुनाव की तैयारी अभी से पहले आपने 25 में क्यों शुरू कर दी? नहीं तो आप ये बताइए, क्या इसमें कहीं कोई प्रतिबंध लगा हुआ है क्या मानक भाई? नहीं लगा ना। हम चुनाव की तैयारी, आप ये क्यों मानते हैं कि सिर्फ गुजरात के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? आप तो ये भी मानिए ना, हम तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ मजबूती से अपने दम को, खम को ठोक रहे हैं। और जहां पर आप हमें सबसे कमजोर मानते हैं, सबसे कमजोर जहां पर हमें मानते हैं, हमने वहां से शुरुआत की है। या फिर जहां बीजेपी सबसे मजबूत है आपने वहां से शुरुआत की। आपका टारगेट बीजेपी की जड़ों पर हमला करना है, क्योंकि गुजरात मॉडल पूरे देश में लेकर मोदी जी घूमे और उसी के जरिए केंद्र में आए थे। जी गुजरात मॉडल का जो मोदी जी लेकर के आए थे उसका भंडा फूट चुका है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें ये नहीं पता। मोरबी जैसी घटनाएं लगातार होती हैं। यहां पर हुश ट्रेजेडी जो है, नकली शराब पीने वालों की जो मौतें होती हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं गुजरात को पूरी तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। कांग्रेसियों को डरा करके रखने की जो कोशिश की जाती है, कांग्रेसी तो बब्बर शेर है, डरता नहीं है। हर आदमी रोहन गुप्ता नहीं होता है, खैर, वरना तो रोहन गुप्ता लोकसभा में होते। अरे आप रोहन के पीछे क्यों पड़ गए? चीज को बता रहे हैं यहां पर जिस, देखिए मानक जी, मैंने अरे रोहन भाई गुजराती से है ना, काहे आ गए यहां पर आज? कमेंट की मैं कभी नहीं करता हूं, पर सुरेंद्र राजपूत सुन लो। अरे व्यक्तिगत कमेंट किया है रोहन भाई, आगे भी करेंगे, आप चिंता मत करो। सुन लो, बहुत बोल लिया आपने। ओके सुरेंद्र भाई, अब रोहन गुप्ता की बारी है, चलने बोलने दीजिए। अब रोहन गुप्ता की बारी है। अरे काहे छोड़ दी पार्टी आपने? 3 बार सुरेंद्र भाई, अब रोहन गुप्ता को बोलने दीजिए, उसके बाद एक एक करके 1 by 1 एक-एक। रोहन गुप्ता बोलिए, बात बोलिए, सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप अपनी चरण चुंबकता कीजिए, दरबारियों की गुलामी कीजिए और देश के साथ गद्दारी कीजिए। यही कांग्रेस पार्टी बन चुका है, ठीक है ना? 2020 में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, चुप रहिए, चुप रहिए। आपने जब मर्यादा को उल्लंघना तो चुप रखिए। चमचागिरी आप करिए, मैं चमचा बनने नहीं आया हूं। अगर देश ने मुझे कुछ दिया है, मेरी जिम्मेदारी है, देश को मैं वापस दूंगा। सत्ता कहीं बाहर में नहीं है, कोई सत्ता। मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, बीच में मत बोलिए। एक मिनट सुरेंद्र भाई, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, रोहन गुप्ता इस डिबेट का मुद्दा नहीं है, प्लीज पर्सनल कमेंट ना करें। और रोहन, आप भी, आपने जवाब दे दिया, आप भी पर्सनल ना हो, आगे बढ़ें, मुद्दे पर आइए। और रोहन बताइए, गुजरात का किला कैसे बचाएंगे, बोलिए। क्या है? खिसियानी बिल्ली खंबा नीचे। सरदार को इतने साल याद नहीं किया, भारत रत्न नहीं दिया, और गुजरात में आके सरदार की बात करते, शर्म नहीं आती? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक बार आप जाके नहीं, सरदार की बात करते, शर्म नहीं आती? यही सरदार के इतिहास को पोंछने का आपने काम किया, जिसका जवाब गुजरात की जनता ने दिया आपको। कौन से बड़ी मुंह से बातें करे? भाषणबाजी से सत्ता होती तो सारे राज्यों में आपकी सरकार होती। मानक जी, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि हम आंकड़ों की बात करेंगे। हवाई शायरी मेरा काम नहीं है, मेरा काम है तथ्यों पर बात करूं। 2022 में उदयपुर का शिविर हुआ था, क्या इन्होंने संगठनात्मक तरीके 120 दिन में सारे संगठन की पोस्ट को भरने का वादा किया था? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 50 साल से कम लोगों को इंपॉर्टेंस देने की बात की, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 3 कमेटी बनाने की बात हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक व्यक्ति एक पद की बात की, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उस शिविर के बाद में मानक जी 2 राज्यों में इनकी सरकार चलेगी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। आप जो भी बातें करते हैं, अगर आप में हिम्मत होती है कि जनता से समस्याओं का आप जो बोल रहे हैं कि समाधान लाएंगे, जनता आपको हटाती नहीं। क्यों कोई भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होती? और
एक चीज, लोकसभा में इनको एक मौका मिला, जिस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र के नाम पे, संविधान के नाम पे राजनीति की डिवाइड एंड रूल किया, एक मौका मिला। उसके बाद 2 राज्य का चुनाव हुआ, हरियाणा और महाराष्ट्र, जहां पे मानक जी कांग्रेस को सफलता मिली थी। वहां पे क्यों जनता इनसे डुबक गई? जो दलित राजनीति की बात कर रहे थे, इनकी नेत्री कुमारी शैलजा का रोज अपमान हो रहा था, आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। आपकी दोगलीपंथी से जनता कभी खुश नहीं होगी। कितना भी रिजोल्यूशन कर ले, कितना भी अच्छा भाषणबाजी कर ले, शायरियां कर ले, वोट नहीं मिलेंगे, तालियां मिल जाएंगी। आप चालू कर दीजिए शायरी का अपना प्रोग्राम, चालू कर दीजिए सुरेंद्र राजपूत शाम को, और सारे कांग्रेसियों को बुला के उनको शायरी सुनाइए, हमको शायरियां मत सुनाइए। देश के लिए आपको नहीं। और एक चीज मानक जी, और एक चीज, उन्होंने गुजरात की बात की, मुझे एक चीज बताइए, इतने चुनाव हुए गुजरात में, क्यों सत्ता में नहीं आ पा रहे? क्यों? आपने कभी टटोला है मन? आप तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे, हर चीज में दोगलापंथी करते रहेंगे। कभी आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, कभी खिलाफ जाएंगे, कभी कंधे में हाथ रख के बात करेंगे, कभी गालियां देंगे। ये किस प्रकार की राजनीति है? अभी चुनाव हुए हैं, लोकल बॉडी चुनाव हुए हैं गुजरात में, क्या हाल हुआ? कभी सोचा है? इतने साल हो गए, आप संगठन की बात करते हैं, वही बोलते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब। अब 2022 का रिजोल्यूशन निकाल के देख लीजिए मानक जी, वो के वही संगठनात्मक ये होना चाहिए, हर पद पे होना चाहिए, एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए, दरबारियों का शासन ही होना चाहिए। उदयपुर में एक बड़ा शिविर में एक बड़ा संकल्प हुआ था कि 5 साल के ऊपर किसी को भी पद पे नहीं रखा जाएगा। आज मैं व्यक्ति के नाम में नहीं पढ़ा, ये मेरे संस्कार नहीं है सुरेंद्र राजपूत जैसे मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां करूं, पर ऐसे जो मेन दरबारी है, सबकी जो उनकी जो मर्यादा है, समय मर्यादा 5 साल से ऊपर है, आप कौन से मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? तो मैं ये सिर्फ इतना कह दूं मानक जी, आप करिए, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, पर सिर्फ शेर की दहाड़ करके अंदर से चूहा निकले, यही आपका हाल होता है। आपको एक आंकड़ा याद दिला दूं, 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे गुजरात में, तब आप शायद कांग्रेस पार्टी में थे, और मुझे याद है तब बीजेपी को 99 सीटें मिली थी 2017 के चुनाव में, रोहन 99 182 में से, और बड़ी मुश्किल से जान बचा पाई थी बीजेपी, बड़ी मुश्किल से, याद है ना आपको 2017 का चुनाव। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी को गुजरात में बिल्कुल समर्थन नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, अच्छा खासा वोट मिला था। नहीं, उसका जवाब दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए मानक जी, मैं आपको यही कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि समर्थन नहीं, मैंने ये कहा कि जो बातें की जाती है, तब भी जिस मुद्दों को लेकर राजनीति की, मैं था उस टाइम पे पार्टी पे, और जब भी विचारधारा की बात आती है, सुरेंद्र राजपूत जैसे लोग व्यक्तिगत चीजों को पूछ के जब टिप्पणी करते हैं, मैं उनको जवाब दे दूं। कभी भी मेरी जिंदगी में, ना मेरे ब्लड में कभी कोई राजनीति में कभी सत्ता के लिए ना कभी आया था, ना सत्ता के लिए जाऊंगा, पर मैं दरबारियों की चरण चुंबकता नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके नेता, आपका फीडबैक जो है, दरबारियों के फीडबैक से अगर पार्टी चलाएंगे तो याद होना है, और ये मेरा व्यक्तिगत कारण है। आपने गुजरात की बात की, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, आगे बढ़िए, छोड़िए ना, आगे बढ़िए, छोड़िए, पर्सनल नहीं करते, मुद्दे पर बात करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर बात करते हैं। बीच में मत बोलिए, आप अपनी चरण चुंबकता कीजिए, बीच में मत बोलिए। नहीं रोहन प्लीज, पास रखिए, अरे मैंने कहा ना, नाम भी ले रहा नहीं हो, जो आदमी टिकट छोड़ करके भाग जाए, भगोड़ा है जो आदमी, आप अपनी भाषा का संयम रखिए, झूठ बोल करके शायरी का प्रोग्राम कर लीजिए, सारे कांग्रेसियों को वहां पे बुला के शायरी सुनाइए, मुझे शायरी मत सुनाइए। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा, अब बीच में नहीं बोल रहे, बंद करिए, एक सेकंड रोहन प्लीज, एक सेकंड रुकिएगा। सुरेंद्र भाई एक मिनट, सुरेंद्र भाई छोड़िए ना, आगे बढ़िए ना। आज आपकी पार्टी के चुनावी भविष्य पर, चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही है, रोहन को टारगेट करने से क्या मिलेगा? रोहन, मान लीजिए रोहन गुप्ता बीजेपी में जा चुके हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ जाइए। अब मैं कह रहा हूं आज कांग्रेस पार्टी पर बात करिए, और अब आप ही बताइए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं सुरेंद्र भाई, मैं आपसे पूछता हूं, चलिए आप ही बताइए फिर 2017 में जब बीजेपी को 99 पर लाए थे, उसके बाद क्या हुआ? फिर छोड़ दिया आपने। 2022 में देखिए क्या हाल हुआ। नहीं, मसला छोड़ने का नहीं था मानक भाई, हमने उसके बाद भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, जनता ने हमें नहीं चुना, उसके पीछे तमाम ऐसे कारण दिखाई देते हैं। अब तो वो कारण स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉनिक बेईमानी करती है, 40-40 लाख वोट 4 महीने में महाराष्ट्र में बढ़ा देती है, जबकि 5 साल में 35 लाख वोट बढ़ती है। दिल्ली में लाखों वोट बढ़ा देती है, हरियाणा में लाखों वोट बढ़ा देती है। जिस तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण कर रही है, ये आपके सामने आज नहीं तो कल आएगा। और उस वक्त आप कहेंगे कि हां, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस चूंकि ईमानदारी से चुनाव लड़ती थी और भारतीय जनता पार्टी ने कथित रूप से ये बेईमानियां की है, तो आज अब इनकी बेईमानियां पकड़ी गई हैं। आने वाले चुनाव में आप देखिए। रोहन गुप्ता, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। रोहन बोलिए, आपकी बारी, छोटा सा जवाब। जी,
खुशी की बात है, वो बोलते हैं ना कि नई बोतल में पुरानी शराब आ गई ईवीएम पे। अरे भैया ईवीएम पे ठुकरा छोड़ना तो छोड़ दीजिए ना, एनजीओ चालू कर दीजिए ना। अरे कौन ईवीएम पे आया भाई? अरे हरियाणा में आ गए, तुम्हारी शैलजा रोज आपको बता रही है। अरे कौन आया ईवीएम पर? महाराष्ट्र हमारे जो फ्लोटिंग वोट है 40-40 लाख वोट 5 साल में झारखंड में ईवीएम नहीं आता है, दूसरे स्टेट में भेज रहे हो। बंद करिए, आप ईवीएम नहीं आया है का विरोध करेंगे। क्या बात करते हो? बहुत बढ़िया। रोहन 1 सेकंड, एक मिनट रोहन रुक जाइए प्लीज। रोहन 1 सेकंड रुकिए प्लीज, 1 सेकंड रुकिए। नहीं, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं वो ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे, प्लीज आप ईवीएम मत करिए, वो कुछ और बात है। पे नहीं है, फ्लोटिंग वोट पे इलेक्ट्रल प्रोसेस की थोड़ा पढ़ लिख करके आया करो। रोहन गुप्ता, संगत खराब इतनी हो गई, पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया और सुनना भी छोड़ दिया। इतने वोटर बढ़ गए, कम से कम 10 डिबेट है। आप बताइए ना, महाराष्ट्र की बात करें, छोटी सी बात, वहां पे 288 बैठक पे मैंने कहा ना, हर बैठक पे 5% जो अपने जो ईवीएम जो है उसका टेस्टिंग वो सारे वोट मिलेगा। ओके, अब संजय कुमार को लाइए, संजय कुमार को लाइए। संजय जी, आपने तो कांग्रेस पार्टी का पीक भी देखा है और उनका डाउनफॉल होते हुए भी देखा है। संजय जी, आपने जब भी रिसर्च किया, कुछ आंकड़ों का नंबर क्रंचिंग किया, आज आपको क्या समझ में आता है? संजय जी, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या चीज बनी है? संजय जी देखिए, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कमजोरियां कई हैं और यही वजह है कांग्रेस आज जिस स्थिति में दिखाई पड़ती है। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है अगर सबसे बड़ी कमजोरी की भी बात करूं, वो उनकी कमजोरी और स्ट्रेंथ दोनों है। इसी के लिए यह कह पाना मुश्किल है कि सचमुच वही कमजोरी है या नहीं। लीडरशिप की बात मुझे लगता है पार्टी के अंदर में भी अगर आप खुल के बात करेंगे जो लोग, तो ये स्पष्ट है लीडरशिप जो है पार्टी का, जिनके हाथ में इस वक्त लीडरशिप है, वो बहुत ज्यादा एक तरह से मोबिलाइज वोटर्स को करने में सक्षम नहीं है। तमाम तरह के बैगेजेस हैं जिसके कारण पार्टी के लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं गांधी परिवार की बात कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ वो एसेट भी है, क्योंकि अगर वो परिवार न हो तो शायद पार्टी में एकजुटता, जो भी एकजुटता है इस वक्त, वो भी नहीं रहेगी और पार्टी में बिखराव टूट होने की संभावना बनी रहेगी। तो जो स्ट्रेंथ है वही वीकनेस भी है। इस पहेली को सुलझा पाना आसान नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस पिछले अगर आप 10-15 साल को देखें, 10 साल को देखें, तो उलझन में है। एक चुनाव आप जीत जाते हैं, अगला चुनाव हार जाते हैं। आइडियोलॉजी के बारे में पता नहीं है कि किस आइडियोलॉजी के साथ चलना है, क्या आपको हिंदुत्व का लाइन लेना है या सेकुलरिज्म का लाइन लेना है, एग्रेसिव सेकुलरिज्म करना है, शटल तरह से सेकुलरिज्म की बात करनी है। तो ये सारी उलझन और दुविधाएं हैं जिसके कारण मुझे लगता है जो स्थिति आज कांग्रेस की बनी हुई है वही दिखाई पड़ती है। अगर मैं बिहार का जिक्र करूं, मुझे नहीं लगता अभी भी क्लैरिटी है। कांग्रेस के लीडरों में क्लैरिटी है, कहते हैं कि क्लैरिटी है कि हम तो अलायंस करेंगे, जेडीयू आरजेडी के साथ अलायंस होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी भी कोई क्लैरिटी है। तो अलायंस करना है नहीं करना है, क्लैरिटी नहीं है। दिल्ली में करना है नहीं करना है, अलग बात है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा नहीं करना है, हरियाणा में नहीं करना है अलायंस, हमें मध्य प्रदेश के चुनाव में अलायंस नहीं करना है, राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस करना है। तो आप उसको स्ट्रैटेजी मान लें, लेकिन वोटरों के नजरिए से ये कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है। उनको लगता है कि पार्टी के अंदर में बहुत कंफ्यूजन है। ओके, ऑलराइट। अब शीतल जी मैं आपसे ना थोड़ा एक मुश्किल सवाल पूछना चाहता हूं। तैयार हो जाइए। अगर शीतल जी आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते मतलब दरबारी बनने ही नहीं देते, मतलब मानिए कुछ देर के लिए मानिए, अगर होते तो कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा कैसे किया जाए? शीतल जी कैसे करते, क्या करते आप, बदलाव क्या करते हैं? नहीं, मैं हूं या कोई हो, उसके लिए कोई संभावना इतनी आसान नहीं है कि उसका सरल में जवाब दे दिया जाए। इसलिए मैं उसकी जगह दूसरी चीज पे जवाब दूंगा। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है किसी भी किस्म की राजनीतिक भागीदारी की कहीं भी। तो देखिए, अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें कोई भी विपक्षी पार्टी के लिए, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए इस समय जो वर्तमान बीजेपी मोदी जी और शाह जी के नेतृत्व में है, उसके सामने टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए, कांग्रेस के पास इस समय जो फाइनेंसेस हैं जो रिकॉर्ड पे हैं, 300 करोड़ के आसपास है, और बीजेपी के पास 10,000 करोड़ है। कुछ राज्य की पार्टियों को आप छोड़ दें तो जिनके पास कुछ 1,000-1,500 करोड़ है, ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल। इसके बाद आप पाते हैं कि सांगठनिक तौर पर वो कितने समर्थ हैं इस समय, उनके लिए मीडिया में कितना फेवर है उनके पक्ष में।
जिसके आरोप लगते रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस कितनी बड़ी है। गवर्नर वगैरह के इस्तेमाल पर आप आज ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में फैसला है। ऐसा एक भी फैसला पिछले 75 साल के इतिहास में नहीं आपको मिलेगा। कुछ सरकारें गिराने के फैसले थे, लेकिन सरकारें पूरे बिल लेके गवर्नर बैठा रहेगा 3-3, 4-4 साल, और उसके बाद कोर्ट जाइए तो वो राष्ट्रपति के यहाँ भेज देगा। ये अब नॉर्मल सिचुएशन है इस समय भारत में। मुझे अध्यक्ष बना दीजिए, आप बन जाइए, किसी इस पैनल में किसी को बना लीजिए, कोई उसमें जादू नहीं कर सकते। ये असाधारण परिस्थिति इस देश में इस समय है। इसको स्वीकार करते हुए हमें आलोचना या वो करना होगा। और इसमें वहां जो उन लोगों को वोट देते हैं 32-33% लोग हैं, जिसमें बेस स्ट्रक्चर उनका आदिवासियों में, मुस्लिम्स में और दलित में बनता था, उसमें आदिवासी वगैरह में ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी जो काम करती है उसको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा, उसका कोई हल नहीं है। दूसरों की तुलना में उस अनवरत काम करते हैं, उनके पास साधनों की प्रचुरता है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस का उनको समर्थन है और प्रचार माध्यमों पर उनका कब्जा है। इसका मुकाबला करना है, वो कांग्रेस करे, आम आदमी पार्टी करे, अकाली दल करे, ममता बनर्जी की पार्टी करे, कोई करे। कुछ जगहों पे कुछ राज्यों की विशेष परिस्थितियों के कारण आपको मुकाबला या हमको मुकाबला दिखता है, वरना पूरे पैन इंडिया में अब कोई मुकाबला बहुत दिखता नहीं है भाई। स्थितियां बहुत ही विपरीत है विपक्षी राजनीति करने के लिए, ऐसा मैं इस चीज का उल्लेख करना चाह रहा हूं। और उनकी ग्रोथ में इसको आप देख सकते हैं। अब लोकसभा में जो 24 में हुआ है वो 63% तक चले गए। विधानसभा में 50% का बैरियर, ठीक है, वो 17 वाले इलेक्शन को छोड़ दें तो 50% का, लेकिन उसमें भी परसेंटेज वोट उनका 50 पहुंच रहा था। तो 50% का बैरियर विधानसभा में क्रॉस किए हुए उनको वक्त हो गया। 30 साल से वो वहां सत्ता में है। और इंस्टीट्यूशंस की जो हालत है कि हाई कोर्ट्स तक पर, हमें नहीं, वहां का सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में का वो जो केस सुना है कि भाई लोकल मजिस्ट्रेट तो जो करता है चलो छोड़ देते हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी इस तरह के मामलों को ऐसे पार कर देता है। तो ये बड़ी परिस्थिति असाधारण है, जिसमें आप हाई कोर्ट तक से एकदम अजीब कोलैप्स देख रहे हैं। यूपी वगैरह के मामला देखिए, यूपी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि क्या हो रहा है, तो मतलब थानेदार जो मन में आ रहा है सो, जिस चीज में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से सीधे सीधे कि सिविल मैटर्स को आप क्रिमिनल बना के किसी को नहीं फंसा सकते, इसलिए डीजी को बुलाया, उत्तर प्रदेश के डीजी को। लेकिन आप देखिए यहाँ घर न गिराने के आदेश है, रोज घर गिरते हैं। आप बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं, ये असाधारण परिस्थितियां हैं। तो आप मुझे अध्यक्ष बनाइए या किसी को बनाइए, उससे इलाज इसका नहीं है। शीतल जी ने हाथ जोड़ दिए। शीतल जी कह रहे हैं कांटों का ताज मैं नहीं पहनूंगा। पंकज जी अब आप बताइए। और पंकज जी, क्या यह सच नहीं है कि देश में अगर बीजेपी के इस रथ को रोकना है, विपक्ष को मजबूत करना है, तो लीड तो कांग्रेस पार्टी को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि देश में विपक्ष में इकलौती राष्ट्रीय पार्टी वही है जो बीजेपी को सही मायनों में टक्कर दे सकती है। पंकज जी, कांग्रेस पार्टी को ही लीड लेनी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी लीड ले रही है। सही बात है, बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं। अभी 31 मार्च 2024 को जो वित्तीय वर्ष पूरा हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं चंदे में 22.5 अरब रुपए और कांग्रेस पार्टी को मिले हैं इस वित्तीय वर्ष में 23-24 में 2 अरब रुपए, 2.25 अरब रुपए। ये फर्क है, 2.25 अरब रुपए और 22.5 अरब रुपए। तो संसाधनों का फर्क है। वित्तीय में भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पैसा है। बावजूद इन विपरीत परिस्थितियों के अगर कांग्रेस हिम्मत कर रही है तो इसके लिए उसकी दाद दी जानी चाहिए। गुजरात पर राहुल गांधी ने अपना फोकस किया है, ये जानते हुए भी कि 30 साल से वहां सत्ता में नहीं है, लेकिन राहुल की दलील में दम है। राहुल ये मानते हैं कि कांग्रेस का वोट 40% के रात में है। आपको याद है कि करीब 39% वोट मिला था 2012 में कांग्रेस को और 2017 में था उसका 41.5% वोट। तो एक औसत है 40% वोट का। 2022 के चुनाव में थोड़ा आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम किया तो 13% वोट ले गई आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस का वोट रह गया 27% के आसपास। तो वो एक अपवाद स्वरूप है। तो राहुल का कहना यह है कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस अपने वोट 22% बढ़ा सकती है
तो गुजरात में 5% क्यों नहीं बढ़ा सकती? 40% अगर वोट है, 5% वोट अगर कांग्रेस का बढ़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर गुजरात विधानसभा का चुनाव हार जाएगी। इसलिए ये जो अहमदाबाद में इस बार का अधिवेशन हो रहा है, इसका बहुत विशेष महत्व है। नहीं, आप पंकज जी एक सेकंड, आप इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं? आप आम आदमी पार्टी के फैक्टर को 2022 के चुनाव को आप 27 में बीच में आप कहां मान रहे? 13-14% आम आदमी पार्टी ने लिया, वो हवा में गायब तो नहीं हो जाएगी? या आपका यह मानना है कि दिल्ली हारने के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी का गेम ओवर है? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो खेल खत्म हो चुका है। 13% वोट आया, वो सिर्फ कांग्रेस को हराने की रणनीति के तहत उन्होंने अपने जो उम्मीदवार खड़े किए उस तरह से आया, और कांग्रेस को वोट मिला 27 और 13, फिर वही हो गया 40%। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो शताब्दी वर्ष था कांग्रेस का 1985 में, तो बंबई में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके बाद ये अहमदाबाद का अधिवेशन कांग्रेस को एक नई दशा और दिशा देगा। 40 साल में 3 अधिवेशन हुए हैं, 4 अधिवेशन हुए हैं, 7 विशेष अधिवेशन हुए हैं और 3 चिंतन मंथन शिविर हुए हैं। तो ये 18 आयोजन इन 40 वर्षों में हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस को पूरे देश में चढ़ावाए, लेकिन कांग्रेस को एक अलग तरह से मजबूत किया है और एक नई दिशा में आगे बढ़ाया है। तो ये जो शिखर सम्मेलन, नहीं तो पंकज जी यही तो सवाल है, ये नई दिशा कौन सी है? जो भी संजय जी कह रहे थे, यही तो सवाल है कि बहुत सारे विचारधारा के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में रहती है, क्योंकि उसे हिंदुओं का वोट भी चाहिए, उसको अल्पसंख्यकों का वोट भी चाहिए, फिर एक आपने कांग्रेस पार्टी ने अब एक नई रणनीति अपनाई है पिछड़ों की, दलितों की, उसको उनका भी वोट चाहिए, लेकिन साथ में अगड़ों का वोट भी चाहिए। क्या इसीलिए कैच 22 में फंसी रह जाती है क्या पार्टी? कोई कैच 22 नहीं है। कांग्रेस अपनी विचारधारा के मामले में पूरी तरह स्पष्ट है। कांग्रेस दलितों के साथ, कांग्रेस वंचितों के साथ, कांग्रेस दबे कुचलों के साथ, कांग्रेस अकलियतों के साथ, कांग्रेस गरीबों के साथ। शुरू से कांग्रेस की यही विचारधारा रही है और आज भी यही विचारधारा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अब राहुल गांधी ने गुजरात में खासकर कांग्रेस को 2.5 साल पहले ही इतना गर्म कर दिया है कि बीजेपी के तलुए तो अभी से जलने लगे। ना पंकज जी आपको याद दिलाता हूं, 2017 में जब बीजेपी को 99 पर लाई थी ना पार्टी, 78 सीटें जीती थी, उस समय राहुल गांधी मंदिर गए थे चुनाव के दौरान, याद करिए, सॉफ्ट हिंदुत्व पर खेल रहे थे, तब जाकर वो प्रदर्शन हुआ था। नहीं, सॉफ्ट हिंदुत्व पर नहीं खेल रहे थे राहुल गांधी, उसके पहले भी मंदिर जाते रहे हैं। उनका मंदिर जाना, मीडिया उसको अलग तरह से प्रोजेक्ट करने लग जाए चुनाव के समय में, वो एक अलग बात है। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है, वो भी तो हमने देखा है। राहुल गांधी का चुनाव के मौके पर मंदिर जाना वैसा ही है जैसा वो आमतौर पर वक्त जाते हैं। अभी भी वो जहां जहां जाते हैं, मंदिरों के दर्शन को जाते हैं, कोई नई बात। ठीक है, ओके राजकिशोर तिवारी, अलग तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है राजकिशोर तिवारी, आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी के सामने इस अधिवेशन में जो गुजरात में चल रहा है, क्या वाकई दो राहे पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है आज, या आपको लगता है कुछ नहीं बदलेगा? कुछ कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता भी ये कहते हैं कि पार्टी बहुत बैठकें करती है, बहुत मंथन विचार करती है, लेकिन चलती उसी ढर्रे पर है। लगता है आपको कुछ बदलेगा इस बार, और क्या क्या बदलना चाहिए अगर चुनावी कामयाबी हासिल करनी है तो? नहीं, दरअसल मुझे लगता है कि जो सवाल आपने शीतल सिंह जी से पूछा था, थोड़ा सा जो है उसको सॉफ्ट तरीके से आपने मुझसे पूछ दिया कि क्या क्या करना चाहिए। लेकिन चलिए, मैं उस ट्रैप में नहीं फंसूंगा मानक जी, ना शीतल जी फंसे ना मैं फंसा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो मुद्दे शीतल जी ने कहे कि एड्रेस करने चाहिए थे, वो क्या कांग्रेस कर रही है? कोर्ट, पुलिस, या जो इन मुद्दों पर जो बात होनी चाहिए वो करनी चाहिए, या व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों पर प्रहार कर रही कांग्रेस क्या कर रही है? प्रश्न ये है। जो दिशाहीनता की बात अभी थोड़ी देर पहले संजय जी ने भी कही, अब यहां पर आप कह रहे हैं कि 2 राह है, मुझे तो पता नहीं कितनी राह है, मुझे नहीं मालूम। हां, बैठकों से, चिंतन से, मंथन से, ये इस पूरी अधिवेशन को अगर मैं देखूं तो इसको 3 भागों में मैं बांट सकता हूं मानक जी। पहला तो यह कि रणनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर आप सीधे शेर की मान में जाकर उसको ललकारने का साहस कर रहे हैं तो करना चाहिए, लेकिन इसके साथ में राइडर यह है कि क्या आपकी उतनी तैयारी है, तो शायद तैयारी वो कुछ सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे। अब दूसरी बात यह है कि वहां पर जिस तरीके से नेतृत्व को लेकर, वहां पर जो भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव होता है, उन्हीं के नाम पर सारे
वोट भी पड़ रहे हैं। अब वहां पर मुख्यमंत्री कौन है कौन नहीं है, और जो 2017 की बार बार बात हो रही, वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। ना सिर्फ उस समय पटेल वाला मुद्दा था, हार्दिक पटेल भी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास में है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी का वोट 13-14% कहां चला गया, उसके बाद का चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास लेकर आ गई। अगर उस तरीके से आप देखेंगे तो वो सब चीजें तो बहुत ज्यादा नहीं मायने रखती। लेकिन तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है, वहां पर एक किताब बांटी गई है, पटेल ए लाइफ। इस डिबेट में मुझे लगता है रिटॉरिक्स में जैसे ही कांग्रेस फंसती है, मतलब पंकज जी बेटर जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने कांग्रेस कवर किया, हमसे भी ज्यादा वरिष्ठ है वो कांग्रेस जब कवर कर रहे थे। लेकिन अब पटेल ए लाइफ पे जैसे ही आप चर्चा करेंगे कि पटेल और नेहरू के बीच में संबंध कैसे थे, मुझे लगता है कि चर्चा इस बात पे होनी चाहिए जो शीतल सिंह जी जो मुद्दे उठा रहे थे। अब आप कहेंगे कि नहीं पटेल और नेहरू में संबंध बहुत अच्छे थे, तो उसके तुरंत बाद जो है दुर्गादास जो उस समय जो पत्रकार थे उनकी किताब आ जाएगी करजन वाली। उसमें जो वो कह रहे हैं कि मतलब जब खत्म हुए पटेल मुंबई में तो नेहरू जी ने रोक दिया, राजेंद्र प्रसाद और तमाम मंत्रियों को कन्हैयालाल मालिकदास मुंशी लिखते हैं। अच्छा, ये लिख कौन रहे हैं? ये मोदी के समय में लिखी हुई किताबें नहीं है, कांग्रेस के समय में लिखी हुई किताबें हैं। और उसमें क्या लिख रहे हैं, जरा मैं अभी वही देख रहा था तो मैं एकदम से, चूंकि मुझे लगा कि ये चर्चा इस पे करनी चाहिए कि ये किस तरीके की चीजें। कन्हैयालाल मुंशी लिख रहे हैं पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, इसमें लिख रहे हैं जब सरदार का मुंबई में देहांत हुआ उस समय जवाहरलाल ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो दाह संस्कार में शामिल होने के लिए बंबई ना जाएं। मंत्रियों में मैं उस समय बंबई के पास माथेरन में था, श्री वी.एन. गाडगिल, श्री सत्यनारायण सिन्हा और वीपी मेनन के निर्देशों पर ध्यान न देते हुए अंतिम संस्कार में भाग लिया। एक के.एम. मुंशी उनकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। इसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद जो है वो भी उस पर बात आ रही कि पटेल के देहांत ने पूरे देश को शोक में डाल दिया। नेहरू की आपत्ति को दरकिनार करते हुए प्रसाद मुंबई हवाई जहाज से गए और राजेंद्र प्रसाद ने इस मामले में प्रधानमंत्री की सलाह को अपने लिए बाध्यकारी नहीं माना, क्योंकि नेहरू जी का तर्क यह था कि मंत्री के निधन पर नहीं जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ आपको थोड़े बहुत आपको संस्मरण सुना रहा हूं। इस डिबेट में कांग्रेस को जाने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं थी, क्योंकि जैसे ही गुजरात के अंदर खासतौर से पटेल और नेहरू की बात होगी तो उसके बाद वाकई आज की राजनीति में गुजरात में सरदार पटेल इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या? कल्ट वहां पर सरदार पटेल ही है। मुझे लगता है कि जो लोग वहां पर गए कल्ट, ये बात पंकज जी भी मानेंगे, वो भी मानेंगे, वहां पर कल्ट सरदार पटेल है। सरदार पटेल के इर्द गिर्द और पटेल के इर्द गिर्द तो राजनीति वहां पर बहुत ज्यादा घूमती है। अगर वो नहीं होते तो क्यों इस बात की जरूरत पड़ रही है कि पटेल ए लाइफ वहां पर जो है, और उस पर बाकायदा कल चर्चा है। आप देखें साबरमती फ्रंट पर उस पर चर्चा है। मैं कह रहा हूं इस चर्चा के जरिए अगर कुछ वैसे बाकी शानदार तथ्य आते हैं तो कांग्रेस को उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं कि दुर्गादास जो उस समय गांधी जी के करीबी पत्रकार थे, नेहरू जी के करीबी पत्रकार थे, तमाम लोग के जो करीबी पत्रकार थे, वो जब ये बात लिख रहे हैं कि वहां पर नेहरू पटेल के कद को छोटा करना चाहते, वो भी उनकी मृत्यु के बाद में। मैं आपको कुछ सिर्फ संस्मरण बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इन डिबेट में जाने के बजाय, मैं फिर कह रहा हूं, वैसे शीतल सिंह जी को बाकी अध्यक्ष बना देना चाहिए जिस तरीके से मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के थोड़ा भला होगा और कम से कम वो जो व्यक्तिगत जो है आरोप ना लगाकर जिस तरीके के मुद्दे वो उठा रहे हैं, तो कम से कम उससे कुछ कम से कम बातचीत तो इधर उधर हो कि नहीं शीतल जी आप बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे, मैं जानता हूं, हमारा आपका काम ही नहीं है ये, हम लोग किसी राजनीति में फिक्स भी नहीं हो सकते, फिट भी नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वाकई मुद्दे हैं, मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, पर क्या वाकई उस तरीके से ये हो रही है? पर ठीक है, बैठक हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि शहर की मान में जाकर उसको ललकारने का या धाड़ने की जो कोशिश की जा रही, वो सारी चीजें ठीक है। अभी बिहार की भी चर्चा चल रही थी, बिहार को लेकर भी किस तरीके का वहां पर कंफ्यूजन है। वहां पर कन्हैया सवर्णों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद वहां जाकर जो है वो एक वो आर्थोपेडिक सर्जन आ जाते हैं। आर्थोपेडिक सर्जन आने के बाद में किस तरीके से फिर जो है राजनीति दूसरी तरफ चली जाती है। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ी सी स्पष्टता की जरूरत है, और मुझे लगता है पटेल और नेहरू के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। आज की तारीख में मोदी शाह को घेरी है। नहीं, पटेल और नेहरू पे तो करना पड़ेगा ना। आपने खुद माना पटेल तो कल्ट हैं गुजरात में, और बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह सरदार पटेल को अपना बना लिया, इतनी बड़ी वहां मूर्ति लगा दी और तमाम योजनाएं सरदार पटेल के नाम पर पूरे देश में लॉन्च कर दी, ऐसा लगा कि वो बीजेपी के महापुरुष हो गए। तो कांग्रेस को तो उधर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसमें जाने में मुझे लगता है कि वो खतरा इस तरीके का है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ना कि वो कांग्रेस के ही जो दूसरे तमाम जो नेता और जो उस समय के पत्रकार हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हुई हैं, जितना मैंने पढ़ा हुआ है, या हो सकता है इस मतलब जो मैराथन बैठक हो रही है, मेरी भी जानकारी बढ़ेगी कि इस अधिवेशन के बाद शायद कुछ चीजें सामने आए। लेकिन मुझे लगता है कि उतना पुराने जाने की जरूरत नहीं थी। बेहतर होता कि जो अभी मुद्दे उठाए गए कि वो पुल के मुद्दे थे, किसको क्या चीजें दी जा रही, और लॉ एंड ऑर्डर, उन तमाम चीजों को लेकर बात हो सकती है। लेकिन इस डिबेट में, रिटॉरिक्स में और हिस्ट्री में जाएंगे तो सवाल निश्चित ठीक है। ओके, अब संजय जी ने थोड़ी देर पहले बिहार का जिक्र किया।
बिहार के बारे में तो जैसा मुझे भी लगता है और ज्यादातर लोगों को लगता है, संजय जी ने खुद भी कहा कि शायद ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, सीट बंटवारा होना है, हो सकता है उसके लिए प्रेशर टैक्टिक भी हो कि कन्हैया को उतार दिया और खुद भी वहां पर अब अपना अलग अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है, तेजस्वी के नाम पर कभी हाँ करती है कभी ना करती है। संजय जी, ये भी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के सामने है क्या कि उसे रीजनल पार्टियां जो इंडिया अलायंस की एलाइज हैं उसकी, या कुछ नहीं भी है एलाइज, उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा राष्ट्रीय स्थिति देखते हुए, इसीलिए तलवार की धार पर चलने जैसा है। बीजेपी से भी मुकाबला करना है, रीजनल एलाइज को दबाव में लेकर कन्विंस करके उनसे सीटें भी लेनी है, फिर उनसे वो वोट भी वापस हासिल करना है जो पहले कांग्रेस का वोट था। संजय जी, हर तरफ से घिरी हुई है ना कांग्रेस, यही तो प्रॉब्लम है। देखिए अगर अलायंस पैटर्न को देखें तो कांग्रेस जिस तरह से अलायंस कर रही है रीजनल पार्टियों के साथ और बीजेपी जिस तरह से करती है उसमें बहुत फर्क है। बीजेपी एक बड़ी डोमिनेंट पार्टी है एनडीए अलायंस में, और आप देखिए उनके जो अलायंस हैं छोटे छोटे हैं, बीजेपी की तुलना में बहुत छोटे हैं। आप टीडीपी की बात कर लें, जेडीयू की बात कर लें, और इसके अलावा तो बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, किसी की 2 सीट किसी की 5 सीट। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस राज्यों के आधार पर देखिए, अब वो राज्य में जाएं तो देखेंगे कि कांग्रेस के जितने अलाइज हैं वो बड़े मजबूत है अपने स्टेट में। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलायंस करती है तो बड़ी मजबूत है, बिहार में आरजेडी से अलायंस बड़ी मजबूत है। तो कांग्रेस के जो अलायंस पार्टनर हैं वो अपने राज्य में कांग्रेस पर हावी हो जाते हैं, और हमें पता है कि कांग्रेस के वोट पर ही ये तमाम पार्टियां ऊपर आई हैं। आम आदमी पार्टी अभी ताजा उदाहरण है, कैसे आम आदमी पार्टी ने अपना पैर पसारा दिल्ली में और कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया। पंजाब में भी कमोबेश वही स्थिति हुई, गुजरात का जिक्र हो रहा है, गुजरात में कांग्रेस भले ही आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जो भी उनको वोट मिला 13% वोट, वो सब कांग्रेस का वोट गया। तो बहुत मुश्किल होता है कांग्रेस के लिए निर्णय ले पाना। बिहार का जिक्र जैसे मैंने किया, अगर आप अलायंस करते हैं, और जो कि करना जरूरी है उनके लिए क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं, अलायंस करते हैं, तो आपको जूनियर पार्टनर होना पड़ता है। अब कितना दबाव सहेगी कांग्रेस, कितने कम सीटों पर मानेगी, ये दुविधा बनी रहती है, और ये आसान लेना निर्णय किसी के लिए भी मुश्किल है। ये निर्णय लेना आसान नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी हो या कोई अगर दूसरी पार्टी भी ऐसी स्थिति में होगी तो निर्णय लेना आसान नहीं होता है कि अलायंस करे या ना करे। अब पंकज जी देखिए, वही तो बात है ना, मतलब आप भी कह रहे थे और शीतल जी भी कह रहे थे, फैक्ट है पैसा कम है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा हालात भी तो ऐसे हैं ना इस समय देश में कांग्रेस पार्टी के लिए। कुल मिलाकर अगर पूरी स्थिति देखेंगे तो हर तरफ से घिरी हुई है ना पार्टी, एक समस्या नहीं है। ये बड़ी बीजेपी से भी मुकाबला करना है, मोदी शाह भी हैं, इधर भी लीडरशिप के इश्यूज हैं, फिर आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं, इधर जाएं, फिर पिछड़ों के साथ भी जाना है, जिसमें कागड़ों के साथ भी जाना है, और फिर रीजनल एलाइज को कैसे साथ भी लेके चलें, उनसे अपना वोट भी वापस लें। मुश्किलें तो है, मुश्किलें तमाम है। मुश्किल ये भी है कि इस तरह की अफवाहों से कैसे निपटा जाए। कुछ संस्मरणों का हवाला देके कहा जाता है कि नेहरू जी ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को रोका सरदार पटेल की अंत्येष्टि में जाने से। इसका कोई तथ्यात्मक सबूत कहीं है ही नहीं। 15 दिसंबर 1950 को जब सरदार पटेल का देहांत हुआ तो उसके आसपास के सारे अखबारों को उठा के देख लीजिए कहीं भी जाकर, 3 मूर्ति लाइब्रेरी में चले गए। कहीं इस बात का किसी रिपोर्ट में जिक्र नहीं है कि नेहरू जी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जाने से रोक रहे हैं। तो आप ये बताइए कि नेहरू जी खुद सरदार पटेल की अंत्येष्टि में गए थे कि नहीं गए थे? राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, नेहरू जी भी गए थे, तस्वीरें उस वक्त की मौजूद है। लेकिन अब क्या है कि कुछ पांचजन्य ऑर्गेनाइजर किस्म के जो अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, वो इस तरह की अफवाहें तब से फैला रहे हैं और ये चली आ रही हैं। कहीं कोई तथ्यात्मक सबूत इस बात का नहीं है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सरदार पटेल की अंत्येष्टि में राजकिशोर जवाब दे रहे हैं, फिर आगे जा रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत और रोहन गुप्ता। बिल्कुल, देखिए मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये दुर्गा दास के बाद आप जाने दीजिए मृत्युंजय प्रसाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, ये मुझे नहीं मालूम कि जिन अखबारों और जिनकी बात कर रहे हैं, बहुत पढ़ने की मेरी ना इच्छा होती ना मैं बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन इस पे जो ये लिख रहे हैं, साफ साफ लिख रहे हैं, मृत्युंजय प्रसाद लिख रहे हैं अपने पिता के संस्मरणों पर पुण्य स्मरण किताब लिखी है। मैंने 2 किताबें बताई थी, अब ये मेरे ख्याल से 5 जन में नहीं थे, यहाँ पर थे। वो क्या लिख रहे हैं कि, और पेज नंबर भी है 300-301 पर, सन 1950 में 15 दिसंबर को सरदार पटेल का स्वर्गवास बंबई में हुआ, जहां उनका इलाज हो रहा था। उनके दाह संस्कार में राष्ट्रपति ने उपस्थित रहना आवश्यक समझा, तुरंत बंबई जाने को तैयार हो गए।
किंतु प्रधानमंत्री को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि किसी मंत्री की मृत्यु पर राष्ट्रपति का दौरे पर जाना उनकी पद की गरिमा को घटाएगा, इसलिए सरदार के अंतिम संस्कार के समय दिल्ली से राष्ट्रपति का बंबई जाना गलत परंपरा को जन्म देना होगा, इसलिए आप न जाइए। मुझे लगता है कि पंकज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, तो जब इस तरीके से किसी पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं किताबों का उल्लेख कर रहा हूं, कन्हैया लाल माणिकदास मुंशी का उल्लेख कर रहा हूं। टिप्पणी नहीं कर रहे थे? नहीं, उन्होंने निश्चित तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीजें, जब ये मुद्दा अभी मैंने उठाया तो उन्होंने नाम लिए बगैर जब कहा कि नहीं जाहिर है वो आप पर टिप्पणी, लेकिन जब किताबों की बात हो रही है, नहीं ये किताबों की बात हो रही तो दुर्गादास मेरे पत्रकार नहीं थे। दुर्गादास जी मतलब गांधी जी के बहुत करीबी हुआ करते थे, और कन्हैया लाल माणिकदास मुंशी उनके मंत्री थे। अगर वो लिख रहे हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं, तो आप मानिए उनको खारिज कर दीजिए कांग्रेस से। अब उनके मृत्युपरांत उनको आप वहां से निकाल दीजिए, ये आपकी इच्छा है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मैंने आपको सिर्फ वो दिखाया जो लिखा हुआ है पंकज जी। मैं आप पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति का किसी मंत्री की अंत्येष्टि में जाना आचार संहिता के लिहाज से कैसा है कैसा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। बात ये स्वीकार कर लिया उन्होंने कि अपने यही बात सोची होगी, स्वीकार कर लिया। नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों को और अधिकारियों को उनकी अंत्येष्टि में जाने से रोका। मैं कह रहा हूं कि इस बात का कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं है, ये बात पूरी तरह। ओके, सुरेंद्र राजपूत लाल माणिक मुंशी लिख रहे हैं पंकज जी, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह सकता। संस्करणों में कौन क्या लिख रहा है पता नहीं, किस सुरेंद्र राजपूत संस्करणों में इंदिरा जी के बारे में। सुरेंद्र भाई बताइए, ये दोराहा नहीं है बल्कि चौराहा है, किस तरफ चलेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस जनता की ओर चलेगी, जीत की ओर चलेगी, जाति जनगणना की ओर चलेगी, नल की ओर चलेगी, नील की ओर चलेगी, कोल की ओर चलेगी, भील की ओर चलेगी, आदिवासी की ओर चलेगी, गरीब की ओर चलेगी। अभी कुछ राष्ट्रवादी टाइप पत्रकार जो हैं बड़ी बातें करते हैं, लोगों में विभेद पैदा करने की बात करते हैं, विभेद को देखते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि नेहरू जी ने सरदार पटेल के मरने के बाद उनकी बेटी को 52 और 57 में लगातार 2 बार टिकट दिए। उनके बेटे को डैया भाई पटेल को लोकसभा का टिकट 57 और 62 में दिया, और वो अकेले, ये परिवार ऐसा था नेहरू जी के रहते हुए जो भाई बहन दोनों लोकसभा और राज्यसभा में थे। और याद रखिए, उस वक्त इंदिरा गांधी जी को लोकसभा का मुंह नहीं देखने दिया था नेहरू जी ने। ये बातें नहीं याद रखेंगे, ये बातें लाएंगे किसी एक विशेष परिस्थिति की कि साहब उन्होंने क्या किया था, जिससे कि नेहरू जी और क्या नाम उसमें, अरे भाई नेहरू भी हमारे थे और पटेल साहब भी हमारे थे, उनके मतभेद भी होते थे, बातचीत होती थी तो मतभेद होते थे। आज की डेट में आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या नाम जो सरदार पटेल स्मारक है उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा देना क्यों बंद कर दिया, आज पर नहीं बात करेंगे। और कुछ लोग पूरी जिंदगी हमने उनको उनके नाम से जाना, जैसे आपको मानक के नाम से जाना जाए मानक भाई, और उसके बाद आज अपनी जिंदगी के उस हिस्से में जब सत्ता चेंज हो जाए तो आप अपने नाम के आगे गुप्ता लगाने लग जाइए। तो ऐसे लोगों की हमें सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए और न ही किसी किताब के रेफरेंस चाहिए। क्या उनके पास हिस्सा था, क्या उनका किस्सा था, सब आजादी की लड़ाई में साथ में लड़े थे। और उन लोगों के पक्ष में ये लोग बात करते हैं जो आजादी की लड़ाई में कौम के साथ भी गद्दारी कर रहे थे, देश के साथ भी गद्दारी कर रहे थे और समाज के साथ भी गद्दारी कर रहे थे। उनको सही साबित करना चाहते हैं, आप करिए, आपकी इच्छा है, समय की बात है। अब आप आ जाइए दूसरी बात पर। हम यहां पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम तो लड़ेंगे। हम आपकी बेईमानियों से भी लड़ेंगे, हम आपके मिसरूल से भी लड़ेंगे। जो आपने लोगों को वादे किए थे वो वादे आपने पूरे नहीं किया, मुझसे भी आपकी बात करेंगे। आप जो यहां पर रोजगार विहीन विकास की परिकल्पना करके देश के सारे संसाधनों पर चंद उद्योगपतियों का कब्जा करा देना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। जिस तरीके से जब से आज जनगणना शुरू हुई है, आज पहली बार हो रहा है कि जनगणना 5 से 7 साल लेट हो गई। चलिए 2 साल कोरोना काल के निकाल दीजिए, उसके बाद अभी जनगणना क्यों लेट हो रही है, कोई बताएगा हमें? क्यों? क्योंकि जाति जनगणना के आंकड़े ना आ जाए। हम तो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर इशू था कि वो ओबीसी की जनगणना कराएंगे, वो आज क्यों छोड़ दी, क्यों नहीं बताएंगे भाई आप? देश के संसाधनों पर किसका हक रहेगा किसका नहीं रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। चुनाव में हम जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र मॉडल अगर आप लोग चुनाव बनाएंगे तो अब जनता। रोहन गुप्ता की बारी है, रोहन गुप्ता बोलिए। रोहन आप देखिए मानक जी, चुनाव जब भी कोई भी पार्टी हो, देखिए 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। एक, पार्टी की कोर विचारधारा है, क्या पार्टी उस पर चल रही, दूसरा उसका संगठन क्या है, दूसरा इलेक्शन जब आता है तब पार्टी की क्या तैयारी होती है। मैं तीनों मुद्दों को काफी क्लोजली देखा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। 5 साल पहले
जब 4 साल उदयपुर में 3 साल पहले जब चिंतन शिविर हुआ था, काफी चीजें लिखी गई कि ये होना चाहिए। क्या उसका एक का भी इंप्लीमेंटेशन हुआ है? आप बोल रहे हैं, आप अभी विचारधारा की बात कर रहे हैं, अभी सरदार पटेल की बात कर रहे थे, जब महाराष्ट्र के चुनाव थे, इनके साथी दल गुजराती वर्सेस मराठी कर रहे थे। जनता भरोसा नहीं करेगी डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स की। तुष्टीकरण की हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में जब हिंदुओं के हमले हो रहे थे तब ये लोग चुप बैठे थे। आम आदमी के पार्ट, कभी हम प्यार साथ में, कभी हम साथ में, कभी हम आपके हैं कौन, ये जो दोगलापन है, ये जो विरोधाभास है, जनता स्वीकार नहीं कर रही। मानक जी, सिर्फ एक ट्रेंड दिखाना कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको जनता ने मौका दिया राजस्थान में, आपको जनता ने मौका दिया छत्तीसगढ़ में, आप रोजगारी की बात कर रहे हैं। राजस्थान आज भी देश में नंबर 2 बेरोजगार राज्य है। आप क्या कर पाए? आप सोल्यूशन दीजिए ना। हवा में पत्थर मारने से या किसी के आक्षेप करने से आपकी राजनीति नहीं चलने वाली है। जहां जहां आपको मौका मिला, तेलंगाना देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, हिमाचल देख, एक मिनट मानक जी, तीनों राज्य देख लीजिए, आज क्या उसकी स्थिति क्या है? वहां पे हर रोज टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो 2 मुद्दे होते हैं, एक होता है भावनात्मक मुद्दे जो आपकी आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, और दूसरे होते हैं आपके शासनात्मक मुद्दे जो आपकी सरकार। रोहन, एक सवाल और, टाइम भी खत्म हो रहा है। ऐसा लगता है रोहन, जनता पे भरोसा मत कर, ऐसा लगता है कि विपक्ष को, खासतौर से राहुल गांधी को, एक हथियार तो मिल गया, संविधान और जातीय जनगणना वाला, जिसके दम पर वो आपको 272 से नीचे 240 पर ले आए हैं। अब तो आपको उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, बिल्कुल, देखिए, संविधान के मुद्दे पे मैं आपको यही बोल रहा हूं, जिस मुद्दे पे उन्होंने जनता में एक प्रोपेगेंडा रचा। अब ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, क्यों मुसलमानों में जातीय जनगणना नहीं होती? ये सवाल पे चुप हो जाते हैं। वहां पे जब उनको अधिकार मिलता है, आगा खान को, बोहरा को, तब आप बोलते हैं नहीं वक्फ बोर्ड के हम लोग ये अमेंडमेंट के खिलाफ है। क्यों? वहां पे सुरेंद्र राजपूत, 10 सेकंड, टाइम खत्म हो गया, 10 सेकंड, छोटा सा। दलित राजनीति की बात की, शैलजा की, मैं एक मिनट मानक जी, देखिए, दोहरा मापदंड, जब देश की जनता ने उनको एक मौका दिया, पे उनकी एक नेत्री जो हरियाणा में चिल्ला चिल्लाकर जनता भरोसा खुलासा करने की आवश्यकता है। नंबर एक, बांग्लादेश के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। हमने वहां के अल्पसंख्यकों का भी मुद्दा उठाया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायरों की तरीके से चुप रही। टाइम खत्म।